अच्छा भाई सॉरी, मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री में आप लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो आज क्लियर करते हैं। मोल्स में देखो बेटा, पहले जो होता था मोल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होते थे क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप रिसेंट ईयर्स में देखेंगे आफ्टर 2023 तो मोल्स को एक शिफ्ट लेकर आया है मोल्स के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। तो वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारे आज हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, कुछ आप होमवर्क में करेंगे। तो आपका जो मोल्स का काम है स्पेशली पेपर 2 से जो रिलेटेड है वो तो पूरा हो जाएगा। अब पेपर 1 से जो मोल्स के क्वेश्चंस है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले क्वेश्चंस और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स वाले क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं। तो उनकी प्रैक्टिस भी आज की क्लास में कोशिश करेंगे, आज ही करें। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट जो मोल्स के रह जाएंगे वो फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो आपका मोल्स यहाँ पे एटलीस्ट हो जाएगा, मोल्स की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। देखिए भाई, मोल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिंपल ये है कि मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट क्वांटिफाइज और काउंट्स एनीथिंग इनटू 6.02 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स। ये वैल्यू वैसे तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 होती है, बट अगर आपको याद करना मुश्किल हो रहा है तो आप 6 एक्सपोनेंट 23 याद कर लें क्वेश्चंस के लिए। अदरवाइज पूरी वैल्यू सिलेबस में ये गिवन है, ये याद करोगे तो ज्यादा अच्छा है जो सिलेबस में वैल्यू गिवन है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है, तो मैं कहता हूँ एटलीस्ट ये तो याद रखो फिगर, कि आप क्वेश्चन तो कर सको, क्योंकि अगर आप ये वैल्यू करके भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा फर्क नहीं आता आंसर में, आपका आंसर एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा जी, मोल करता क्या है? मोल किसी भी चीज को काउंट कर देता है इनटू दिस मच नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर मैं मोल को किसी भी चीज के साथ लगा दूं ना, जैसे मैं डेली लाइफ में यूनिट यूज करता हूँ डजन का, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 1 डजन पेन है, कितने पेन होंगे? 12 पेन होंगे। बस सिंपली 12 के नंबर को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है। मैंने आपसे अगर कहा कि 1 मोल ऑफ पेन है तो कितने पेन होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पेन होंगे। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट को अब स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ मैं जो डिनोट करूंगा वो विद द सिंबल एल डिनोट करूंगा, कैपिटल। मैं ये कहता हूं कि भाई मोल्स में आप सिर्फ ये वाली बात याद रखें कि अगर मेरे पास किसी भी 1 मोल ऑफ एटम्स गिवन है, लेट्स से अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स गिवन है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने सोडियम एटम्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम, जो कि एवोगाड्रो नंबर है। और इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स का जो कंबाइंड टोटल मास मिलेगा, ये मिल जाएगा तुम्हें, टेंशन नहीं। इतने, अभी इसको जरा ध्यान से बस सुन लो। इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स का जो कंबाइंड टोटल मास होगा, मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम एक जगह पे एक साथ आप सारे रख दें, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स में कितने सोडियम एटम्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23। अब प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा नंबर काउंट करना, लिखना, कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो इस नंबर को इजी करने के लिए हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया? 1 मोल। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस एक बीकर में 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, जो दूसरे वर्ड्स में इसका मतलब है कि 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स अगर यहाँ पे आप जमा कर देंगे तो इस टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स का जो कंबाइंड टोटल मास बनेगा वो 23 ग्राम्स बनेगा। ये मतलब है इसका। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास कितना होगा? 6 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे और उनका कंबाइंड टोटल मास होगा इक्वल्स टू 23 ग्राम्स, जो कि सोडियम का कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये सिर्फ बात सोडियम के लिए नहीं है, ये पूरे प्रोडक्ट टेबल में जितने भी एलिमेंट्स गिवन है, अगर आप उनका 1 मोल का मास पूछेंगे तो वो क्या होगा? उनके रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होगा। और उसमें उनके नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। ये बात सारे एलिमेंट्स के लिए फिक्स है। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स है, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स में टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23। और इतने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स का जो कंबाइंड टोटल मास होगा वो होगा 35.5 ग्राम, जिसको हम कहते हैं क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास, जो आपको कहां से मिलता है? प्रोडक्ट टेबल से मिलता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 2 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स हैं, तो 2 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स के लिए अगर आपने मोल डबल किया है तो इनके नंबर ऑफ एटम्स भी डबल हो जाएंगे और इसका मास भी डबल हो जाएगा। 2 मोल ऑफ क्लोरीन एटम का मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 35.5। ठीक है, 71 ग्राम। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज आप मोल्स में डील कर रहे होते हैं वो डील करते हैं मोल्स में मॉलिक्यूल्स के साथ या कंपाउंड्स के साथ। देखो भाई, जब मैं एटम्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आप सिंगल एटम लिखेंगे। अगर मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो आपको ये देखना होगा कि वो जो एलिमेंटल फॉर्म है उसका हम सिंगल एटम लिखते हैं या इसका डायटोमिक मॉलिक्यूल लिखते हैं। अब जरा यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है, इस कंफ्यूजन को सॉर्ट करो। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं हमारे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स हैं, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स का मतलब है कि एक एक सिंगल क्लोरीन एटम को जब मैं जमा करूंगा अपने पास, तो टोटल क्लोरीन एटम्स मुझे कितने
ऐड करना है 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन एटम्स। इनका जो कंबाइंड टोटल मास बनता है वो बनता है क्लोरीन के रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर, जो कि 35.5 ग्राम्स है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल, 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। अब आप यहाँ पे एक Cl2 को एक ऐसा यूनिट कंसीडर कर रहे हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं इसमें तो 2 क्लोरीन एटम है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें। मैं आपसे क्लोरीन एटम्स पूछ ही नहीं रहा, मैं आपसे बोल रहा हूँ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो जब आप मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो आप एक पूरे Cl2 मॉलिक्यूल को एक ऐसा यूनिट कंसीडर करोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 1 डजन क्लोरीन मॉलिक्यूल जमा करके दे दो, तो आप कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल जमा करके दोगे, 12 क्लोरीन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 1 डजन क्लोरीन एटम जमा करके दे दो, तो आप 12 क्लोरीन एटम जमा करके देंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स होंगे, 1 कार्बन एटम। और कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 CO2 मॉलिक्यूल्स, राइट। इतने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। देखो अगर आप मोल को साथ लगा दोगे ना किसी भी चीज के, तो फिर आप इस फॉर्मूला में जो कार्बन के एटम्स हैं वो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लोगे। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स। और कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपको मिलेंगे। और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 2 × 6.02 एक्सपोनेंट 23 ऑक्सीजन एटम। क्या आप मुझे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास बता सकते हैं, जो कि कार्बन के एटॉमिक मास के बराबर होगा 12 ग्राम। क्या आप मुझे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास बता सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के बराबर होगा 16 ग्राम। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो उसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मिलेगा मतलब 12 ग्राम, और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिलेगा मतलब 32 ग्राम। तो जब इस मास को मैं टोटल ऐड करूंगा तो ये बनेगा 44 ग्राम। इसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूलर मास, राइट। अगर आप 1 मोल ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हो तो उस एटम का एटॉमिक मास, अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात कर रहे हो तो उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूलर मास। तो मोल बेटा कुछ भी नहीं है, मोल एक डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट है। अगर आप किसी चीज को मास में पढ़ रहे हैं तो आप उसको मोल्स में भी पढ़ सकते हैं, और आप उसको नंबर ऑफ एटम्स में भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दो, और आप मेरे हाथ में रख दें 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब एक ही है कि वो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ये अहमद मुझे कह रहे हैं क्या, ये ले सर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कशान मुझे कह रहे हैं ये ले सर 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मुझे एक ही अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। और ये रूज मुझे कह रही है कि ये ले सर 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दे रही हूँ मैं आपको। तो ये तीनों मुझे एक ही अमाउंट दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, बस फर्क क्या है कि डिफरेंट क्वांटिटीज में डील कर रहे हैं तीनों। टाइप ऑफ क्वांटिटी डिफरेंट है, यूनिट इनका डिफरेंट है, लेकिन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तीनों सेम दे रहे हैं। तो फिर मुझे इन तीनों क्वांटिटीज की इंटर कन्वर्जन भी आनी चाहिए। अगर ये मुझे नंबर कार्बन डाइऑक्साइड मास में दे रहे हैं तो मुझे इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए मोल्स में। अगर वो मुझे नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं तो मुझे उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए मास में भी और मोल्स में भी। तो उसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला याद कर लेते हैं। वैसे तो ये रेशियो मेथड है, लेकिन इसके लिए हमने कुछ फॉर्मूला बनाया हुआ है। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है या मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला याद किया हुआ है आपने, मास ओवर एमआर। और अगर किसी भी एलिमेंट के मोल्स को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला याद करोगे, पहले फॉर्मूला लिख लो सारे, एक काम करो। देखिए भाई, अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के मोल्स दिए हुए हैं,
और अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है उसके मास, आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर ए आर, अगर तो वो एलिमेंट है, अगर तो वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड है तो एम आर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं मास ओवर एम आर। लेकिन अगर आपने किसी भी एलिमेंट के मोल्स को कन्वर्ट करना है उसके नंबर ऑफ एटम्स में या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, या जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, उसके लिए आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। जो कैपिटल एन है ये है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर तो वो एटम्स हैं तो आप एटम मॉलिक्यूल या आइन ले लेंगे, या मैं कलेक्टिवली पार्टिकल कह देता हूँ। एवोगाड्रो की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। मैं एवोगाड्रो नंबर को एल से डिनोट कर रहा हूँ और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूँ और मोल्स को मैं स्मॉल एन से डिनोट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। इसका अगर आप फॉर्मूला नहीं तो आप इसका रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, और वो कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जरा क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है आपके पास। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी सोडियम आयंस आर देयर इन 30 ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फेट। बड़े ध्यान से सुनना है, अगर ये क्वेश्चन तुमने समझ लिया तो तुम बहुत सारी चीजें क्रैक कर जाओगे मोल्स की, जो कि एमसीक्यूज में भी आ रही है, थ्योरी में भी आ रही है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपसे वो इंक्वायर कर रहा है अबाउट सोडियम आइंस इन 30 ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि सोडियम सल्फेट का उसने केमिकल फॉर्मूला नहीं दिया हुआ। इट मींस कि आपने इसका पहले फॉर्मूला बनाना है। ये एक आयनिक कंपाउंड है और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाओगे भाई? सोडियम इज अ ग्रुप वन मेटल, उस पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव 1। सल्फेट इज अ मॉलिक्यूलर आइन। सल्फेट आइन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है सल्फेट आइन का फॉर्मूला? SO4 2 नेगेटिव आइन। जब आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? Na2SO4। अच्छा, जब भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज बाय डिफॉल्ट फॉर 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। अगर मैं आपको यहाँ पे Na2SO4 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट के लिए। इस 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट में कितने मोल्स ऑफ सोडियम आइंस हैं? बताते जाओ जल्दी जल्दी से फॉर्मूला देख के। भाई देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें 2 मोल्स ऑफ सोडियम आइंस है, और कितने मोल्स ऑफ सल्फेट आइन है? 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन, राइट। आपसे इसने पूछा भाई कि हाउ मेनी सोडियम आइंस आर देयर इन 30 ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फेट। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि 30 ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फेट कितने मोल्स के बराबर है? क्या आप 30 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट के मास को सोडियम सल्फेट के मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसके लिए आप पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ मोल मास ओवर एमआर ऑफ सोडियम सल्फेट। और एमआर ऑफ सोडियम सल्फेट निकालने के लिए आपको हर हाल में सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जरा जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और मुझे बताओ 30 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट कितना है? सोडियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो सोडियम सल्फेट के 1 मोल के बराबर होगा। किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के 1 मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, राइट। तो इसका एमआर कैसे निकालेंगे? इसमें भी है 2 सोडियम एटम 2 इंटू 23, 1 सल्फर एटम 1 इंटू 32 एंड 4 ऑक्सीजन एटम 4 इंटू 16। तो इसका एमआर बताओ क्या आ रहा है? अभी मैंने क्वेश्चन नहीं समझाया सर, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 30 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट के मास को मुझे मोल्स में कन्वर्ट करके बता दो कितना आ रहा है। सोडियम 23 होता है, सल्फर 32 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है। 32 है, वो मिस हो गया इसमें ना, 3 नहीं है, दिस इज 32। 5 121, तो दिस इज 121। अब इसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? 30 ग्राम दिया हुआ है तो 30 डिवाइड बाय 121, 121 142 बता रहे हो, 142 आ रहा है। कैलकुलेटर कौन सा यूज करो? फून का? हाँ गलत ही आएगा फून में तो। अब तो उठा लो अपने कैलकुलेटर्स, अभी भी फून फून फून। 0.211।
देखो ये जो मोल्स है ना, ये 30 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट के मोल्स है। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रॉम द फॉर्मूला 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट में कितने मोल ऑफ सोडियम आइंस है? 2 मोल ऑफ सोडियम। ये बात आपको कौन बताएगा? आपको फॉर्मूला बताएगा। अभी आपके पास क्या सोडियम सल्फेट का 1 मोल है? नहीं, आपके पास सोडियम सल्फेट का 0.211 मोल है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 0.211 मोल में सोडियम सल्फेट के कितने सोडियम आइंस निकलेंगे? भाई देखो, 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट में कितने मोल्स ऑफ सोडियम आइंस है? 2 मोल्स ऑफ सोडियम आइंस। मुझे कैसे पता? मुझे फॉर्मूला देख के पता। तो 0.211 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट में कितने मोल्स ऑफ सोडियम आइंस होंगे? एक्स। आपने एक्स कैसे निकालना है? विल मल्टीप्लाई टू दिस 0.21। कितना है ये? 0.422 मोल, राइट। ये मोल्स आए हैं सोडियम आयन के। क्या क्वेश्चन में आपसे मोल्स ऑफ सोडियम आयन मांग रहा है? आपसे कह रहा है हाउ मेनी सोडियम आयन। तो ये जो मोल्स आए हैं सोडियम आयन के, आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? नंबर ऑफ सोडियम आयन में। कौन से फॉर्मूला से? ये वाले फॉर्मूला से। आपके पास मोल्स आए 0.422 मोल्स। नंबर ऑफ सोडियम आयंस आपको निकालने हैं, और एवोगाड्रो नंबर आपको अनफॉर्चुनेटली याद करके जाना होगा, 6.02 एक्सपोनेंट 23। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ सोडियम आयंस आ जाएंगे आपके पास। ये कितने आ रहे हैं? रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हो इसके लिए। आप फॉर्मूला याद करे हुए तो आप फॉर्मूला यूज कर लें। अब एक्सपोनेंट कैसे लगाओगे इस कैलकुलेटर में, बताओ। बताओ बताओ बताओ। भाई किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? 2.54 एक्सपोनेंट 23। तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, 2.54 एक्सपोनेंट 23। वापस समझा रहे हैं। चलो एक काम करता हूँ मैं ना, इसको तुम लोगों के लिए थोड़ा सा, इसको ना स्टेप बाय स्टेप इसकी एक वर्किंग करवाता हूँ, रुको। देखो भाई, सिंपल कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर से। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, तो 1 मोल ऑफ वाटर का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। कैसे निकालोगे मॉलिक्यूलर मास? इसमें हाइड्रोजन 2 है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये हो जाएगा 18 ग्राम। अच्छा, 1 मोल ऑफ वाटर में अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल हैं, तो आप इसमें कहेंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं इसमें। और कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आ दिया, तो 2 मोल को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगाड्रो नंबर से। और अगर मैं आपसे पूछूंगी कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। देखो भाई, इसके दो तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक क्वेश्चन तो ये एक्सपेक्टेड है कि अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ, तो वो बनेगा 18 ग्राम के बराबर। 18 ग्राम ऑफ वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन का कितना मास है? 2 ग्राम हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है इसमें? 16 ग्राम ऑक्सीजन है। इसके दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहले जो इसका क्वेश्चन बनता था, उसमें वो इस तरह से पूछता था कि भाई मुझे ये बता दो कि 72 ग्राम वाटर बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन का कितना मास रिक्वायर्ड होगा। मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। अगर इसका मोलिकुलर मास 18 ग्राम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 18 ग्राम वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन का कितना मास रिक्वायर्ड है? 16 ग्राम। क्योंकि 18 ग्राम ऑक्सीजन, 18 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। कैसे पता? देखो मेरे पास ये फॉर्मूला है। हाइड्रोजन इसमें 2 है, तो दो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16 ग्राम। तो ये टोटल बनेगा 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। क्या इतनी बात समझ आती है? 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन है। जब भी 18 ग्राम वाटर बनाना है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 18 ग्राम ऑफ वाटर है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे 72 ग्राम वाटर बनाना है, तो उसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? एक्स। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड तो आता है ना सबको। एक टॉफी 2 रुपए की है, तो 5 टॉफियां कितनी की होंगी? इसको आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू 18, 72 इंटू 16। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 72 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 18। कितना आ रहा है? 64। 64 ग्राम ऑक्सीजन। अब इन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना शुरू कर दिया।
अब इस क्वेश्चन में वो तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि 72 ग्राम वाटर बनाने 72 ग्राम वाटर में कितना ऑक्सीजन होगा। वो आपसे सिंपल सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा है कि इसको चेंज कैसे किया इन्होंने, बस ये देखो 72 ग्राम वाटर बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड हैं। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से। बस इतना सा चेंज किया है उसने कॉन्सेप्ट में, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका वही सिमिलर है। आप इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, देखो तुमने यहाँ पे मास निकाला, आप इसको मोल्स में कन्वर्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन आपको इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन है, क्या मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ कि 18 ग्राम वाटर में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ये सब इक्वल है एक दूसरे के। भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, और ये सारा मास किसमें, 18 ग्राम ऑफ वाटर में। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको ये कह दूं कि 18 ग्राम वाटर में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही। तो 72 ग्राम वाटर में कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे, एक्स। जब आप मोल निकाल लोगे तो उसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एटम्स बन जाएगा। अगर मैं चाहता ना, तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, वरना बेसिक मैथ्स पता है क्या कहती है, बेसिक मैथ्स कहती है कि आप यहाँ पे मोल्स भी क्यों रखना है, आप डायरेक्टली ये कहना कि 18 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। 1 मोल का मतलब क्या है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो 72 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो डायरेक्टली वही आंसर आएगा। अब यहाँ से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो से, तो वो जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली यहाँ से वही आंसर आने वाला है आपके पास। समझ आई। अब जरा उस क्वेश्चन पे वापस आओ, देखो देखो साथ इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, यहां से जरा इसको समझने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। कोई बात नहीं, आ जाएगा ये क्वेश्चन, समझ आ जाएगा तो ये एवोगाड्रो वाले आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैं एक थ्योरी का भी करवा देता हूँ, थ्योरी में कैसे आ रहा है और एमसीक्यूज में कैसे आ रहा है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हाउ मेनी सोडियम आइंस आर देयर इन 30 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। तो आप सोडियम सल्फेट के लिए मुझे 1 मोल के बारे में एक बात बता दें। किसी भी कंपाउंड का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो वो 1 मोल के लिए होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट का मास कितना होगा, तो आप कहेंगे उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं सारी चीजों को। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट का मास बता दें, तो आप कैसे बताएंगे, 1 × 23 ग्राम सोडियम का मास, ये जो मास है ये सोडियम का है। फिर सल्फर आ जाएगा 1 × 32 ग्राम्स। फिर आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा 4 × 16 ग्राम्स। तो ये जो एम आर आप लोगों ने मुझे बताया था, ये कितना बताया था, 142, 142 ग्राम। देखो इसमें 1 × 2 × 23 ग्राम जो सोडियम है, इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये 2 मोल ऑफ सोडियम के मास के बराबर है। इसी तरह जो आपके पास इसमें सल्फर आ रहा है, इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये 1 मोल ऑफ सल्फर के बराबर है। और ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है। राइट, हो गया इसको। अच्छा, अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं, तो मैं ये तो कह 2 मोल ऑफ सोडियम का क्या मतलब है, 2 × एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम। नंबर ऑफ सोडियम एटम का ये मतलब है ना इसमें। अब इसमें अगर सोडियम आइन है तो ये सोडियम आइंस की क्वांटिटी हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 142 ग्राम में 2 मोल ऑफ सोडियम आइन, अभी आपके पास जो मास दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 30 ग्राम। मैं 142 के साथ क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि 142 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट का मास। जब भी मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट होगा उसका मास 142 ग्राम होगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास है। और इसमें सोडियम आइंस के कितने मोल होंगे, 2 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, डायरेक्टली अगर कर रहे हो आप, मोल्स को बीच में नहीं ला रहे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 142 ग्राम सोडियम सल्फेट में वी हैव 2 मोल ऑफ सोडियम आइंस।
अभी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 30 ग्राम सोडियम सल्फेट के बारे में पूछ रहा था। तो 30 ग्राम सोडियम सल्फेट में कितने मोल्स ऑफ सोडियम आयन होंगे? एक्स। आप बस मोल्स ऑफ सोडियम आयन निकालें, आपसे वो मोल्स ऑफ सोडियम आयन नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ सोडियम आयन पूछ रहा है। तो किसी भी पार्टिकल के मोल्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे? मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो। और एवोगाड्रो की वैल्यू याद करके जाननी होगी, कितनी होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब यहां से कल अभी समझ आया? हाँ भाई, अब क्या हालात हैं? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक भी करेंगे रिवाइज, डोंट वरी, करेंगे। ठीक है। देखो, थ्योरी पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आ रहा है, मतलब थ्योरी पेपर भी दिखा देता हूँ। एक ये क्वेश्चन है, ये हम कल करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है, आप लोगों को बहुत तंग कर रहा है। आज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पक्का करो, अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे थ्योरी पेपर में आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात कर रहा है। अदिल, वही बताने जा रहा हूं मैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वही बताने जा रहा हूँ, रुको जरा। अच्छा, बस पहले मुझे एक चीज बता दो कि अगर मैं मोलर किसी भी गैस की बात कर रहा हूँ या गैसेस के साथ डील कर रहा हूँ, तो अगर हमारे पास किसी भी गैस का 1 मोल होता है, तो 1 मोल का मास तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, बट एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम कहते हैं मोलर गैस वॉल्यूम। मतलब अगर मेरे पास कोई गैस है, तो उसका अगर मैं 1 मोल कलेक्ट करूंगा, तो उसमें कितने वॉल्यूम आ जाएगा उस गैस का? 24 DM क्यूब। या अगर आप सेंटीमीटर क्यूब के साथ डील कर रहे हैं, तो 24,000 CM। आप डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। अब अगर मैंने आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसके वॉल्यूम को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24,000। अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो डिवाइड बाय 24,000 कर दोगे, तो वो गैस का वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल्स में। एक बार एक चीज आपके पास मोल्स में कन्वर्ट हो गई, तो मोल से मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो उसको, और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मोल से मास में कन्वर्ट करने का आपको पता है, मास ओवर एमआर। और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल्स को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मोल्स को एमआर से मल्टीप्लाई करो, मास में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम गिवन है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है, अगर वॉल्यूम गिवन है, तो उसको आप क्या करोगे? वॉल्यूम डिवाइड बाय 24,000 कर दोगे, तो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, तो डिवाइड बाय 24 कर देना सिर्फ। ठीक है, ये थोड़ा सा ख्याल रख। देखिए भाई, एक इस तरह का क्वेश्चन थ्योरी पेपर में बार बार आ रहा है, और ये 3 मार्क्स का आ रहा है। मोल्स बहुत मुश्किल नहीं कर रहा है थ्योरी पेपर में। सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन है जो मोल्स के अभी तक पूछ रहा है। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ डील करवा रहा है थ्योरी पेपर में आपके साथ। कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन करवा रहा है, जो कि बहुत आसान है। और इसके अलावा आपके पास स्टोइचियोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। ठीक है, ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं मोल्स के, तो आपके पेपर 2 के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, मोल्स की इन डेप्थ नॉलेज अगर किसी ने नहीं ली है, तो ये वाला काम जरूर कर लो, एटलीस्ट मोल्स का तुम्हारा थ्योरी पेपर क्लियर हो जाएगा, उसमें नहीं फंसोगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है, अ सैंपल ऑफ क्लीन ड्राई एयर कंटेन्स 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड बाय वॉल्यूम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 480 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लीन ड्राई एयर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे इसने एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू दे दी है, लेकिन क्या ये हर क्वेश्चन में देगा? वो जरूरी नहीं है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। कहीं दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा है। एमसीक्यू के पेपर में नहीं दे रहा, थ्योरी पेपर में एक जगह पे दिए, एक क्वेश्चन में नहीं दिए गए, तो आपको याद करके जानी होगी। जरा अपना दिमाग लगाओ। इसमें कह रहा है यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो इसका मतलब है आपने अब एवोगाड्रो नंबर यूज करना है। अगर इस क्वेश्चन में तो गिवन है, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि यूज करना है। अगर नहीं गिवन होगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयन या नंबर ऑफ एटम्स की बात करेगा, तो एवोगाड्रो वाला फॉर्मूला आएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। आप ये
गैस का आपको मास नहीं दे रहा, वॉल्यूम दे रहा है। अगर ये आपको गैस का वॉल्यूम दे रहा है तो आपके जहन में एक और चीज आ जानी चाहिए कि अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा होगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24। अगर वॉल्यूम डीएम क्यूब में होगा तो 24, अगर वॉल्यूम सीएम क्यूब में गिवन होता तो मैं 24,000 लिख देता। तो ये दो फॉर्मूले तो यूज कर रहे हैं। अगर आप फॉर्मूले फिल्टर कर लेंगे तो आप कहीं ना कुछ इस 3 मार्क्स में से तो गेन कर ही लेंगे मार्क्स। अब आपसे इसने कहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो उसके लिए एवोगाड्रो नंबर तो आपको दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे ना पहले। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं तो मेरे पास दो ही फॉर्मूला है, मास ओवर एमआर या फिर वॉल्यूम ओवर 24। अब आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में मास दिया हुआ है इसका या वॉल्यूम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वॉल्यूम ओवर 24 या मास ओवर एमआर, वॉल्यूम ओवर 24। तो अब आप ये फॉर्मूला उठा के ले आओ अपने पास। अब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम वो क्या, अच्छा इसमें तो वॉल्यूम जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में उसने ट्विस्ट कर दिया। उसने बोला 480 डीएम क्यूब जो है वो एयर का वॉल्यूम है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी सी तुम्हारा दिमाग, थोड़ी सी तुम्हारी मैथ्स लगेगी। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.04%। तो पहले इस वॉल्यूम में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है उसका वॉल्यूम निकालो। और ये काम आसानी से कर सकते हो। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है तो कैसे निकालोगे इसका वॉल्यूम, परसेंटेज से 0.04 डिवाइडेड बाय 100, और एयर का वॉल्यूम कितना है 480, कितना बना 0.192 डीएम। ठीक है, ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करोगे, मोल्स में कन्वर्ट करोगे। 0.192 डिवाइडेड बाय 24, तो ये क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितना आ रहा है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 8 एक्सपोनेंट -3 मोल या 0.008 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम नहीं गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है क्लीन एयर का वॉल्यूम। उसमें कह रहा है कि 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम में इसलिए इंटरेस्टेड हूं क्योंकि उसने मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए कहा है। मैंने क्या किया, इस क्लीन एयर में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो क्लीन एयर का 480 डीएम क्यूब का 0.04% लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम आ गया। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वॉल्यूम को मैंने मोल्स में कन्वर्ट किया, कैसे, इस वॉल्यूम डिवाइड बाय 24 करके 2 मोल्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकालने के लिए मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स आए 8 एक्सपोनेंट -3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालने, और एवोगाड्रो नंबर इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, विच इज 8 एक्सपोनेंट -3 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23। आ गया, कितना आया 4.86 एक्सपोनेंट 4.816 एक्सपोनेंट 21, तो इसको मैं 4.82 लिख दूं। ठीक है, कुछ बोला हुआ तो नहीं ना कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखना, तो मैंने 3 लिख। बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसकी जो परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है वो वॉल्यूम की बेसिस पे की हुई। 0.04% बाय वॉल्यूम, बाय मास होता तो परसेंटेज डिफरेंट हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ एयर तो यूज किया हमने 480 डीएम क्यूब। ये 480 डीएम क्यूब जो वॉल्यूम गिवन था वो एयर का वॉल्यूम गिवन था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं था। इतनी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है वो मैंने परसेंटेज से निकाली, वो आ रही थी 0.192 डीएम क्यूब। और 0.192 डीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड में मोल्स कितने होंगे, वो आ रहे थे 8 एक्सपोनेंट -3 मोल। और 8 एक्सपोनेंट -3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो आ रहे हैं 4.82 एक्सपोनेंट 21 मोल्स। ठीक है, एमसीक्यू भी आ जाएगा समझ साथ, वो उसमें वही चीज है। हाँ ये तो गड़बड़ है, एमसीक्यू में भी काम इतना ही करवाएगा, कभी कभार इससे ज्यादा करवाएगा लेकिन मार्क एक देगा। ठीक है, ये तो गड़बड़ है, आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, द फॉर्मूला ऑफ द ओजोन गैस इज O3, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 48 ग्राम ऑफ ओजोन। अब आपने, उसने करा क्या है, उसने क्वेश्चन में आपको गैस का मास दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। देखो कुछ भी पूछ सकता है, मास दिया तो मोल भी पूछ सकता है, गैस का मास दिया तो वॉल्यूम भी पूछ सकता है, और अब जो न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें मास देके क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
क्या आप इसमें पहले मुझे वॉल्यूम बता सकते हैं? भाई सिंपल मास गिवन है ना, मोल्स में कन्वर्ट। मैं अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें मास से डायरेक्टली वॉल्यूम वाला फॉर्मूला भी बना के दे सकता हूँ। मैं मास से डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला भी बना के दे सकता हूँ। मैं वॉल्यूम से डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला भी बना के दे सकता हूँ। लेकिन इतने सारे फॉर्मूला तुम याद करोगे तो तुम उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे। भाई आप मोल्स को बेसिक पॉइंट बनाए, कॉमन पॉइंट बनाए। आप मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट करें और मोल्स को फिर जिस चीज में भी कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर दो। मोल्स को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो गैस के, मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमेशा पहले हर चीज को मोल्स में लेके आ जाओ। 48 ग्राम ऑफ ओजोन दिया हुआ है, तो इसका आप मोल्स कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ ओजोन मास ओवर एमआर। अब ओजोन का एमआर कैसे आएगा? इसके फॉर्मूला को यूज करो, 3 × 16 कितना आ रहा है? 48 ग्राम। अच्छा एमआर भी वही आ रहा है, मतलब उसने 1 मोल ही दिया हुआ है आपको। 48 ग्राम मास दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 48 ग्राम इसका एमआर है, तो इसमें कितने मोल बन जाएंगे? 1 मोल ऑफ ओजोन। अब आपसे वो कह रहा है कि इस 48 ग्राम का वॉल्यूम बताना है, तो आप मोल्स को, किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करोगे? वॉल्यूम ओवर 24। ठीक है, मोल्स है 1, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24, तो ये कितना हो जाएगा? 24 dm³। राइट। अगर मैं आपसे कहता, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अगर मैं आपसे कहता कि नंबर ऑफ ओजोन O3 मॉलिक्यूल्स बताओ मुझे, तो फिर आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल एन, नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो आपने मोल्स कितने निकाले? 1 मोल। 1 = n ओवर क्या रख देते हैं यहाँ पे? एवोगाड्रो नंबर। तो वो यही आ जाते, n = 6.02 एक्सपोनेंट 23। और क्या निकलवा सकते हैं? मास दिया हुआ है, मोल निकलवा सकते हैं, वॉल्यूम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और कोई चौथी चीज नहीं है यहाँ। ठीक है, गैसेस के केस में और कोई चौथी चीज नहीं। लेकिन ये जो 24 वाला काम हम कर रहे हैं ना, V/24, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है, सॉलिड और लिक्विड्स के लिए नहीं होता। कंसंट्रेशन वाला कल क्वेश्चन करेंगे ना, मैं बताऊंगा ये। और बताओ मुझे क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ जो काम दिया हुआ है ना, वो उतना ही काम है जो इस MCQ में था, लेकिन ये 3 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। और अच्छी बात पता है क्या है? थ्योरी पेपर का वेटेज ज्यादा होता है, तो अगर ये आप 3 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल ग्रेड पे इफेक्ट इसकी वजह से ज्यादा बड़ा आएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओगे बेटा क्या होगा? कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। क्या निकलवा रहा है? वॉल्यूम ऑफ 30.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको ऑक्सीजन गैस दी हुई है, ऑफ कोर्स गैस है, जब भी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा हुआ है मतलब गैस की बात कर रहे हैं। आपको क्या गिवन है? इसका मास गिवन है, और आपसे क्या कह रहा है? वॉल्यूम बताओ। मैंने आपको मास को डायरेक्टली वॉल्यूम में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने आपको कहा कि आप पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करें और मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें। बताओ भाई कैसे करोगे? नंबर ऑफ मोल मास ओवर एमआर। आपने मोल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के, मास आपको गिवन है 30.2, आप एमआर ऑक्सीजन का उसके फॉर्मूला से निकालेंगे, 2 × 16 जी। आप एमआर लिखोगे। देखो ऑक्सीजन जो है ना, उसकी अगर वॉल्यूम की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन एटम अकेला तो एग्जिस्ट करता नहीं है कभी भी। कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते? आपको याद होने चाहिए। नाइट्रोजन, ग्रुप 5 में आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, एज ए नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन एज ए H2 गैस एग्जिस्ट करता है। ग्रुप 6 में ऑक्सीजन याद होना चाहिए, O2। और ग्रुप 7 में क्या क्या याद होना चाहिए? फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। राइट। और हाँ, तो आप क्या करेंगे? इसका मलिकुलर मास निकालेंगे, तो इसका मलिकुलर मास कितना आएगा? 2 × 16 दैट इज 32। अब इसको देखो, बात सुनो, सॉल्व कर लेना। अगर कैलकुलेटर कम से कम यूज करोगे तो जल्द से जल्द आंसर आता है आप लोगों का। आपने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाले, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने के बाद आप क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? आरटीपी पे बात कर रहे हैं ना, और DM³ में बात कर रहे हैं, तो V/24। ये जो मोल्स आएंगे आप यहाँ पे रखो। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आप चाहो तो ये डायरेक्ट फ्रैक्शन रख दो यहाँ पे, 30.2 डिवाइड बाय 32, या सॉल्व करके रख लो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 20। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 30.2 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 24, 22.65 डी। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है ना, तो पता है अब इसको मार्क्स कैसे काटना है तुम्हारे। अब तुम 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे नहीं लिखोगे तो मार्क्स काट लेगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? 23 डी। राइट। अगर इसी क्वेश्चन में वो नेक्स्ट पार्ट बना देता, या इसी क्वेश्चन में कहता कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बताएं इन 30.2 ग्राम,
तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे जब आपने मोल्स निकाल लिए इसके, तो इन्हीं मोल्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकालने तो ये जो मोल्स आए आपके पास 30.2 डिवाइडेड बाय 32, इसको आप एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करो। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, वो सोडियम सल्फेट वाला, सोडियम आयन वाला क्वेश्चन समझ आया था? पक्की बात है? पक्की बात है। अब अगर उसको दोबारा देखोगे ना तो और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। एक और दिखाता हूँ उनको। क्वेश्चन मिल गया? हम्म। अच्छा भाई, स्टोशियोमेट्री के बारे में क्या ख्याल है? देखो मोल्स के ना दो तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं आपके पास। एक चलता है बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, एक चलता है कंसंट्रेशन वाला, लेकिन कंसंट्रेशन वाला स्टोशियोमेट्री के साथ आता है अलग से, उसका क्वेश्चन बहुत रेयरली बन रहा होता है। तो बेसिक मोल कॉन्सेप्ट अभी पक्के कर जाओ, उसके बाद कल जो है वो स्टोशियोमेट्री पक्की कर लेना अपनी। अच्छा भाई, व्हाट हैज द सेम मास एज 0.25 मोल ऑफ कॉपर एटम्स? कितने डेसिमल प्लेस? देखो अगर मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में तो आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन में जितने डाटा में गिवन है ना वो यूज कर लें, लेकिन अगर मेंशन है तो आप उसके हिसाब से करेंगे। व्हाट हैज द सेम मास एज 0.25 मोल ऑफ कॉपर एटम्स? देखिए भाई, 0.25 मोल ऑफ कॉपर एटम का अगर मैं मास निकालूं तो पहले तो उसका मास तो निकालो कितना आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जो 0.25 मोल ऑफ कॉपर एटम का मास है, उनमें से उतना ही मास इनमें से किस ऑप्शन का है, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब आप 0.25 मोल ऑफ कॉपर एटम का मास निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ओवर ए आर। एटम है ना, इसका ए आर है 64, मोल्स है 0.25, ए आर आप कहां से देखेंगे, प्रोडक्ट टेबल से देखेंगे, वो है 64। तो ये कितना बन रहा है, 0.25 इंटू 64 इज 16 ग्राम। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस गिवन है ना, उन सबका आप मास निकालो। 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा, O2। इसका मास कैसे निकालोगे, इतने मोल्स का मास ओवर एम आर करोगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना। मोल्स कितने हैं, 0.5, इसका मास आपको निकालना है, और एम आर इसका कितना गिवन है, 32। 0.5 इंटू 32 कितना बन जाएगा, 16 ग्राम। तो यही बन गया आपका 16 ग्राम, मतलब यही आंसर है। इसके बाद अगर सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल की बात कर रहे हैं तो SO2 होगा, और 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होगा। अगर मैं फॉर्मूला लगा भी देता हूं तो मास ओवर एम आर, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो एम आर आता है वो 64 ग्राम आता है, तो 1 इंटू 64, 16 तो नहीं बनेगा ना। इसी तरह वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O, और ऑक्सीजन एटम होता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। वो जो मैं 72 ग्राम ऑफ वाटर का क्वेश्चन करा रहा था वो ये वाला था। इसमें कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इन 72 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। तो वाटर का अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होता है 2 इंटू 1, और ऑक्सीजन होता है 1 इंटू 16, ये होगा 18 ग्राम। 18 ग्राम ऑफ वाटर में वाटर का ऑक्सीजन का मास कितना है, सिर्फ 16 ग्राम, तो 72 ग्राम में कितना होगा, यहाँ पे आप रेशियो मेथड यूज करेंगे। वाटर में 18 ग्राम में 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 72 ग्राम वाटर में कितना ऑक्सीजन होगा। इस क्वेश्चन को उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 80 ग्राम ऑक्सीजन है तो मैं कितना वाटर बना सकता हूँ। सही है। इसका आंसर क्या आया था, 64 आया था ना। हाँ, पहले वाले का आंसर ए है। अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पे। विच गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 9 ग्राम ऑफ वाटर? अब देखो, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल निकालने की जरूरत जब ही पड़ेगी जब आप मोल्स निकाल, मतलब अगर आप मोल्स होंगे तो आप मॉलिक्यूल भी कंपेयर कर सकते हो। भाई दो गैसेस हैं, अगर इक्वल मोल्स है तो इसका मतलब है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। If two gases have equal moles, means their number of molecules are equal. Their volume is also equal, but their masses may not necessarily be equal. ठीक है, क्या बात है? देखो अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है, या 1 मोल ऑफ
ऑक्सीजन गैस है या 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इक्वल्स टू एवोगाड्रो 6.02 एक्सपोनेंट 23। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में भी तो इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि अगर 1 मोल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम होंगे। अच्छा, गैसेस के केस में हम वॉल्यूम्स भी पढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट आरटी, राइट। लेकिन क्या इन सब गैसेस के 1 मोल के मासेस भी इक्वल होंगे? नहीं, मासेस इक्वल होंगे जरूरी नहीं है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जो मास बनेगा उसके मोलिकुलर मास के बराबर बनेगा, वो होता है 2 ग्राम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास नाइट्रोजन के मोलिकुलर मास के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास ऑक्सीजन के मोलिकुलर मास के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिकुलर मास के बराबर होगा। पॉइंट क्या है सारी डिस्कशन का, कि वो ये कहना चाह रहा है कि विच गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 9 ग्राम ऑफ वाटर। भाई 9 ग्राम ऑफ वाटर के जो मोल्स होंगे ना, किसी और चीज के उतने ही मोल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल हो। अगर मोल्स इक्वल तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल, लेकिन मासेस इक्वल हो वो जरूरी नहीं। तो जब तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक बात कर रहे हैं तो मोल से निकाल सकते। 9 ग्राम ऑफ वाटर के मोल्स कैसे निकालोगे? मास ओवर एमआर ऑफ वाटर। वाटर का एमआर आता है 18, ये बनेगा 0.5। तो इन सारे ऑप्शन में से 0.5 मोल किसके हैं आपने वो निकालना है। और हाइड्रोजन का मास होता है एमआर 2 ग्राम दिया बाय 2, 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 1। नाइट्रोजन का फॉर्मूला है N2, इसका मास है 14 डिवाइडेड बाय एमआर ऑफ नाइट्रोजन, तो ये कितना बना 0.5। तो ये मोल वाटर के 9 ग्राम ऑफ मोल के बराबर बन रहे हैं। अगर मोल इक्वल है तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल। सही है, समझ आती है बात? अच्छा, अब आपके पास इस वर्कशीट में बेसिक मोल कॉन्सेप्ट है, कहां तक आपने क्वेश्चंस करना है? देखो, एक ये वाला क्वेश्चन अभी 2 मिनट और लगेंगे, ये वाला क्वेश्चन और कर लो। ये क्वेश्चन 14 और ये जो है ना, ये बड़े रिसेंट टाइम्स के ना बड़े फेमस क्वेश्चन हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Al2O3, which statement about aluminum oxide is correct? 2 ग्राम of aluminum atoms are combined with 3 grams of oxygen atom। आयशा कर लेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। एक एमसीक्यू मैंने बड़ा खतरनाक सा निकाल के रखा हुआ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। टन्स वाली बात मैं भी बताता हूँ। Which statement about aluminum oxide is correct? 2 ग्राम of aluminum atoms are combined with 3 grams of oxygen atom। देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप मॉलिक्यूलर मास निकालें। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी कंपाउंड का जो 1 मोल होता है वो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है, और 1 मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। इसमें एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, 2 इंटू 27। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3, 3 इंटू 16। तो 2 इंटू 27 कितना हो जाएगा? 54 ग्राम। और 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। भाई देखो, इसका एमआर बता सकते हो कितना आएगा? 102 ग्राम। 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, जो कि 1 मोल के भी बराबर है, उसमें एल्यूमिनियम कितना होगा? 54 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना होगा? 48 ग्राम। क्या ये बात सही लिखी हुई है? 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स आर कंबाइंड विद 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम आर कंबाइनिंग विद 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये बात सही है। क्या पता ये सिंपलेस्ट रेशियो हो उसका? 54 और 48 का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकते हो? 3:2:3 तो नहीं आएगा। समझ आई ये वाली बात? आगे कह रहे हैं 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स आर कंबाइंड विद 3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों में एक बेसिक फ्लॉ है। पहली बात, अगर ए को हम कहना कि गलत है, तो मैं डायरेक्टली ए को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है तो एक आयनिक कंपाउंड, तो इसमें एल्यूमिनियम आयंस हैं और ऑक्साइड आयंस। अगर वो कह रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो वो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि वो ऑक्साइड आयन है। लेकिन अगर वो एल्यूमिनियम एटम और ऑक्सीजन एटम कह रहे हैं ना, तो मैं उसको डायरेक्टली गलत नहीं कह सकता, क्योंकि आयन जो बना है वो भी तो एटम से ही बना होगा ना। तो क्वांटिटी के केस में तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मासेस गलत दिए हुए, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी इसलिए गलत है, अगेन मासेस गलत दिए हुए। ऑप्शन सी में कह रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज अ रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ 102। यहाँ पर तो तुम्हारी जिंदगी आसान कर दी ना इसने, आपने डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। लेकिन ये जो ब्रेकअप दे रहा है इन मासेस का, क्या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जब यहाँ तक पहुंच सकता है तो थोड़ा और आगे पहुंच सकता है, बल्कि इससे और आगे पहुंचा हुआ है ना। अभी वाटर का केस आपने देखा था, वो तो और मुश्किल क्वेश्चन था।
अब जरा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टन्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 27 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। देखें भाई, पहली बात, केमिस्ट्री में अगर टन्स का यूनिट कहीं पे आ जाए तो टन्स पता है कितने ग्राम्स के या कितने किलोग्राम्स के बराबर होता है? 10,000 ग्राम्स के बराबर होता है 1 टन। ठीक है, नहीं सॉरी, 1 मिलियन ग्राम्स के बराबर होता है, 10,000 किलोग्राम के बराबर होता है। लेकिन क्या ये कन्वर्जन आपको याद करनी है? देखो, अगर मैथ से याद है तो ठीक है, अगर केमिस्ट्री के लिए याद नहीं है ना तो आप भूल जाओगे टन्स लिखा हुआ है। आप जो है, वैसे 1 टन 1 मिलियन ग्राम्स के बराबर होता है, आप भूल जाओगे टन्स लिखा हुआ है, आप टन्स को ग्राम से ही सॉल्व करो, क्योंकि जो फाइनल आंसर मांगेगा वो भी आपसे टन्स में ही मांगेगा। अगर टन्स में दिया हुआ है तो टन्स में ही मांगेगा। ठीक है, अगर कन्वर्जन उसने लिख दिए क्वेश्चन के साथ तो वो कन्वर्जन यूज कर ले। अगर कन्वर्जन नहीं लिख रहा तो आपको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। टन्स लिखा हुआ है, ग्राम लिखा हुआ है, जैसे आप ग्राम के लिए करते हो टन्स को ग्राम समझ के सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इसमें कह रहे हैं हाउ मेनी टन्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 27 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए कितना एल्यूमिनियम चाहिए? अगेन मैं फॉर्मूला देखूंगा भाई। 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसमें कितना एल्यूमिनियम होता है? 2 × 27 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 3 × 17 ग्राम ऑक्सीजन। जरा मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास बताओगे क्या आ रहा है? अभी अभी निकाला ही है ना ऊपर आपने, 102। अब 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको एल्यूमिनियम कितना रिक्वायर्ड है? 2 × 27 ग्राम, जो कि कितना बन रहा था? 54 ग्राम। ये तो मैं ग्राम्स में पढ़ रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बनाने के लिए वी नीड हाउ मच मास ऑफ एल्यूमिनियम, विच इज 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। आपसे क्या पूछ रहा है? अगर आपको 27 टन ऑफ एल्यूमिनियम बनाना है, 54 ग्राम एल्यूमिनियम अगर बनाना है तो कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड चाहिए? 102 ग्राम। अगर 27 टन एल्यूमिनियम बनाना है, अब ये टन है, ऊपर तुमने क्या लिखा हुआ है? ग्राम। अब क्या मैं ग्राम के नीचे टन लिख दूं? लिख लिख दो, दिल पे पत्थर रख के लिख दो। तुम्हें पता है गलत है मैथमेटिकली, लिख दो। उसके लिए कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड चाहिए होगा? एक्स। सॉल्व करो, क्योंकि देखो बेटा, अगर मैं टन्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर भी देता मिलियन में तो यहाँ पे आंसर ग्राम्स में ही आता। लेकिन फिर इस ग्राम को दोबारा टन्स में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करते मिलियन से, तो बात तो वही हो जाती ना, एक साइड पे मिलियन मल्टीप्लाई करो, एक साइड पे डिवाइड करो, तो अल्टीमेटली तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, बताओगे क्या आंसर आ रहा है इसका? x इंटू 54, 102 इंटू 27, 102 इंटू 27 डिवाइड बाई 54, कितना बना? 51 टन्स। आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तुम भूल जाओगे टन्स लिखा हुआ है, तुम ग्राम में सॉल्व कर दो, टन्स को भी ग्राम समझ के सॉल्व कर दो, फाइनल आंसर सेम आ जाए। लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली करना, अगर क्वेश्चन में कहीं पे वो कन्वर्जन दे दे तो इसका मतलब है कन्वर्ट कर देना। अदरवाइज याद कर सकते हो कि 1 टन इज इक्वल टू मिलियन ग्राम्स, मिलियन मतलब 1 के साथ 6 जीरो, तो याद कर ले आप। जाते जाते एक क्वेश्चन और कर जाओ, तुम्हारा बेसिक मोल कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। मुस्लिम कहाँ फंस गए हो? क्या करोगे जाके? ये क्वेश्चन और कर अभी नहीं थे। जाओ शायद, कहाँ फंसे हो बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में वो पूछ रहा था हाउ मेनी टन्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 27 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कहाँ से निकल रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 1 मोल का मास 102 ग्राम होता है, तो जब भी आपके पास 102 ग्राम एल्यूमिनियम होगा तो उसमें एल्यूमिनियम कितना होगा? 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है ना, तो 2 × 27 ग्राम एल्यूमिनियम होगा। तो ये आपका फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि हमेशा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऐसे ही होगा। ठीक है, तो 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम होता है। अगर आपको 27 टन एल्यूमिनियम चाहिए तो कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड हो? अब वैसे तो यहाँ पे 27 टन नहीं लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि ऊपर भी मैंने ग्राम लिखा हुआ है तो नीचे भी ग्राम लिखना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लिख दिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास टन्स में ही आना है, तो वो सही आएगा आंसर।
ठीक है, पास पेपर की क्लास है, बिल्कुल है, थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, ये क्वेश्चन और करोगे? जरा क्वेश्चन और कर लो। व्हाट हैज द मास इक्वल टू द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर? 1 मोल, मोल ऑफ वाटर का जो मास होता है आपको पता है वो 18 ग्राम। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं इनका जरा बताओ, इनमें से किसका मास 18 ग्राम आ रहा है? 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैस हो जाएगी। 24 dm क्यूब, वाटर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैस होता है। फिर मतलब ये तो लिक्विड है ना रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो इसका मतलब है कि मैं इसको वो 24 dm क्यूब को 1 मोल ऑफ वाटर थोड़ी ना कह सकता हूँ। हाँ, क्या हो जाएगा? वन 24 dm क्यूब ऑफ वाटर 1 मोल नहीं होगा। 24 dm क्यूब ऑफ स्टीम 1 मोल के बराबर होगी वाटर। ठीक है, दिस इज नॉट स्टीम, दिस इज नॉट अ गैस। क्योंकि वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर पानी रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड गैस फॉर्म में तो नहीं मिलता। तो ये 1 मोल के बराबर नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं। ऑप्शन बी कह रहे हैं 1 मोल ऑफ स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड 100 किलो पैस्कल। हाँ, दिस मेक सेंस। लेकिन क्या ये मैं इसको ये कह सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ स्टीम है तो उसका वॉल्यूम 24 dm क्यूब होगा? वो तो मैंने रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए कहा हुआ है ना। ऑप्शन सी में आओ। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, 1 मोल ऑफ वाटर अगर मैं कहता हूं, उसका मास 18 ग्राम होता है 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर। क्या उसमें एक मॉलिक्यूल होता है? कितने होते हैं 1 मोल में मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज के? इक्वल्स टू 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो मास होगा वो 1 मोल ऑफ वाटर यानी 18 ग्राम के बराबर होगा? नहीं ना, एक मॉलिक्यूल का तो बहुत कम होगा मास। ऑप्शन डी पे आओ। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 2 into 1, 2 ग्राम होता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 4 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O2। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास होगा 32 ग्राम। तो 32 + 4 क्या ये 18 बनेगा? ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या? हमारे पास बचता ही ऑप्शन बी है, 1 मोल ऑफ स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये आएगा कि दिस इज नॉट अ गैस, मतलब दिस इज नॉट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर जो है हमने वो रूम टेम्परेचर वाला ही लिया, मतलब आरटीपी वाला ही लिया, लेकिन जो इसका टेम्परेचर है ना, वो आ रहा है हमारे पास 200 डिग्री सेल्सियस। वो इसलिए क्योंकि हमें इसको गैस में कन्वर्ट करना है। अब 200 डिग्री सेल्सियस पे जो मैं वाटर लेकर आया हूँ, उसका प्रेशर मैंने 1 एटमॉस्फेयर रखा हुआ है, और प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 20। वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? वन, अगर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल है मतलब 1 मोल के बराबर, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 24 dm। सही है। 24 dm क्यूब ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वाटर जो है वो गैस नहीं है, लिक्विड है। सही। चलो, कल जो है स्टोइचियोमेट्री, और फिर बाकी का जो हम डिस्कस कर रहे थे आगे चलेंगे।